नमस्कार बेटा। देखो, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आज मैं आपके बीच इस उर्मिल संस्था के द्वारा उपस्थित हुआ हूँ और ये सौभाग्य की बात है कि इस कोरोना महामारी के अंदर आपकी शिक्षा कहीं बीच में न छूट जाए और इस शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए इस संस्था ने ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। आरसी चौधरी मेरा नाम है और मैंने गंगानगर, बीकानेर और जयपुर कई संस्थानों के अंदर सेवाएं दी है और आज उनके बाद में मौका मिला है कि आपके बीच उपस्थित हूं। और पहले आपकी क्लासें साहित्यक निरंतर चल रही थी, उनके अंदर आज मैथ चल रही थी, साहित्यक आपकी इंग्लिश चल रही थी, रीजनिंग चल रही थी। उसके बाद में आज आपको आवश्यकता पड़ी है, वो पड़ी है सर जीके की। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि किसी भी कंपटीशन के अंदर अगर आप एग्जाम दो, उसके अंदर जितना मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस ये अपना महत्व रखते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ध्यान रखना ये जीके महत्व रखता है। और जीके के अंदर क्या क्या आता है और कौन से टॉपिक्स जो हमें सर ज़्यादातर अपने को फोकस करने हैं, उन टॉपिकों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा जीके के बेसिक पे लेके जाता हूँ और उसके बाद में हम अपने जीके की शुरुआत करेंगे आज की क्लास के द्वारा और कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो सबसे पहले पता करेंगे कि गुरुजी जीके के अंदर हमें पूछा क्या क्या जाएगा। देखो, सबसे पहली बात तो जीके का अर्थ होता है सामान्य। सामान्य के अंदर वैसे तो बात करें, ध्यान रखना सभी सब्जेक्टों के अंदर अपने को थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा हमारे द्वारा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जीके में से क्या क्या पढ़ाया जाएगा और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखना जीके के अंदर हमसे क्या है गुरुजी, एक तो रहेगा आपका क्या, भूगोल विषय से। भूगोल विषय से ध्यान रखना आपको जीके के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं उन पे भी चर्चा करूंगा। उसके बाद में हमसे पूछे जाते हैं जीके के अंदर गुरुजी किससे, इतिहास से। इतिहास के बाद में पता करें तो हमसे जीके के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजनीति से, राजनीति विज्ञान से, जिसको आप सीधी भाषा में बात करें तो गुरुजी किससे, संविधान से। संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो लास्ट में जो बात आती है वो होती है कला संस्कृति की। किसकी बात आती है, कला संस्कृति की। कला संस्कृति की। मार्क थोड़ा सही नीचे उतरा, ब्रेक वाला थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सही डाल दो मेरे हिसाब से, तब तक मैं इसको यूज लेता हूँ, लेकिन सही डाल दो। तो हमसे क्या है कि जीके के अंदर किस किस से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना एक तो हमें कला संस्कृति से पूछा जाएगा, भूगोल से पूछे जाएंगे, इतिहास से पूछे जाएंगे, राजनीति विज्ञान के अंदर करने की बात करें संविधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके अंदर बात करें तो भूगोल के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो देखो भूगोल के अंदर हमें क्वेश्चन 3 जगह से पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात कि भूगोल हमसे कहाँ की पूछी जाती है, तो ध्यान रखना भूगोल हमें पूछी जाती है विश्व की। विश्व की भूगोल के बाद में हमसे पूछा जाता है किससे, भारत की भूगोल से। भारत की भूगोल के बाद में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे, राजस्थान की भूगोल से। जो अलग अलग स्टेट से बंदे हैं या फिर बच्चे हैं उनको ध्यान रखना अलग अलग स्टेटों से पूछे जाते हैं। हम राजस्थान से हैं तो ध्यान रखना हमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान भूगोल से। वही सेम प्रक्रिया किसकी रहती है, इतिहास की। इतिहास के अंदर भी देखा जाए तो ध्यान रखना हमसे किसका इतिहास पूछा जाएगा, विश्व का। विश्व के इतिहास के बाद में हमसे क्या पूछा जाएगा, भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास के बाद में लास्ट में इतिहास किसका पूछा जाएगा, राजस्थान का इतिहास। और संविधान के अंदर ध्यान रखना संविधान विश्व का हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे केवल और केवल राजस्थान का भी कोई अलग से संविधान नहीं है, हमारा संविधान है वो केवल और भारतीय है। और ध्यान रखना इसके अंदर केवल और केवल किसकी चर्चा रहेगी, भारत के संविधान की चर्चा रहेगी। कला संस्कृति के अंदर ध्यान रखना हाँ अलग अलग जो कंपटीशन है उनके अंदर क्या थोड़ा अलग अलग लेवल दे रखे हैं। जैसे मैं चर्चा करूं थोड़ी रीट की, तो रीट के विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखना यह संपूर्ण पाठ्यक्रम ध्यान रखना भूगोल का हो, विश्व और भारत और राजस्थान के स्तर पे चर्चा हो, या फिर इतिहास की बात करें तो विश्व, भारत और गुरुजी किसकी, राजस्थान की हो। संविधान के अंदर भी क्या है संपूर्ण पाठ्यक्रम रहेगा। और उसके बाद कला संस्कृति है वो भी ध्यान रखना भारत और गुरुजी किसकी पूछी जाएगी हमसे, भारत
प्लस दूसरी पूछी जाएगी राजस्थान की। ये कल्चर की चर्चा रहेगी हमें। कंपटीशन के रीट की बात करें या फिर कांस्टेबल की बात करें या फिर पटवार की बात करें या फिर ग्राम सेवक की बात करें, इन कंपटीशनों के अंदर ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी संख्या में, और ध्यान रखना जीके का यही पैटर्न रहता है। तो आज हम इस जीके की क्लास को आगे शुरू करेंगे, उसके अंदर आज सबसे पहले उठाएंगे हम किसको, भूगोल को। ध्यान रखना, क्योंकि भूगोल के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि भूगोल स्थायी नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपसे बता दूं क्या कि जैसे मान लो कि उदाहरण के तौर पे भूगोल के अंदर एक क्वेश्चन आ गया कि गुरुजी प्राचीन समय के अंदर मान लो कोई एक बांध था, और हमने क्या इस बांध के अंदर से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे थे, और अब हमने बांध रट भी लिया, बांध के अंदर कितना सिंचाई हो रही थी पानी की और कितने पानी को रोका जा रहा था, इस प्रकार की चर्चाएं थी। लेकिन क्या धीरे धीरे समय बदलता गया। उदाहरण के तौर पर ये बांध क्या करो बाई चांस टूट गया तो हमने जो पहले पढ़ रखा था और आज पढ़ रहे हैं उसके अंदर अंतर होगा या नहीं होगा। तो कहने का अर्थ एक है सिंपल सी बात कि भूगोल है वो बदलती रहती है, इसलिए भूगोल से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावनाएं हैं। और उसके अलावा बात करें इतिहास से क्वेश्चन पहले ज्यादा आते थे, लेकिन वर्तमान के अंदर क्या हो गया, इतिहास से क्वेश्चन आने कम हो गए। क्यों? उसका रीजन एक ये है कि इतिहास है वो स्थायी है। क्योंकि अगर बाबर का जन्म 1483 के अंदर हुआ है तो बाबर दोबारा तो पैदा नहीं होगा। बाबर की मृत्यु अगर 1530 के अंदर हुई है तो सिंपल सी बात है बाबर दोबारा तो मरेगा नहीं। इसके कहने का एक ही अर्थ है इतिहास है वो फिक्स है, न तो घटेगा न बढ़ेगा। ध्यान रखना। हाँ, अब वर्तमान का जो समय वो आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे तो इतिहास बन जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसी बातें इतिहास से नहीं पूछी जाएगी। ये बातें ध्यान रखना कहाँ से पूछी जाती है, हमें भूगोल से। उसके बाद में दूसरे ज्यादातर क्वेश्चनों का फोकस रहता है वो किससे रहता है, संविधान से, या फिर कहने की अर्थ राजनीति विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो राजस्थान के कॉम्पिटिशन है उनके अंदर ध्यान रखना कला संस्कृति से 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सबसे पहले अपने भूगोल के पाठ्यक्रम को शुरू करेंगे, और भूगोल के पाठ्यक्रम के अंदर 0 से शुरू करेंगे। ध्यान रखना, देखो कैसे, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो देख लो। बात करते हैं भूगोल विषय पर। सही डाल दी उसमें। भूगोल, सबसे पहली बात तो भूगोल कहते किसे, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे भूगोल के टॉपिकों के ऊपर। ध्यान रखना, तो भूगोल एक वह विज्ञान है, भूगोल एक वह शास्त्र है जिसके अंदर पृथ्वी के आंतरिक और पृथ्वी के बाहरी भागों की क्या होती है, अध्ययन किया जाता है। कहने का अर्थ, मैं आपको परिभाषा की बात करें तो देखो भूगोल किसे कहते हैं, तो यहां पर आपके सामने मैं परिभाषा लिख रहा हूं, पता करना क्या, क्योंकि किसी विषय के बारे में सामान्य अध्ययन होना अति आवश्यक है। तो देखो भूगोल किसे कहते हैं, तो भूगोल वह विज्ञान या कह सकते हो गुरुजी क्या, शास्त्र। भूगोल वह विज्ञान या शास्त्र है जिसमें पृथ्वी के आंतरिक एवं बाहरी भाग का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। सिंपल सी बात है। भूगोल किसे कहते हैं, तो गुरुजी भूगोल वह विज्ञान या शास्त्र है जिसमें पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य भागों का क्या होता है, अध्ययन होता है। बाह्य भागों की बात करें तो वायुमंडल की चर्चा हो जाती है, ब्रह्मांड की चर्चा हो जाती है, सौरमंडल की चर्चा हो जाती है, और आंतरिक भाग की या फिर बाहरी भाग के ऊपर जल भी है, स्थल भी है, उसके आंतरिक भाग में बात करें चट्टानें भी है, ध्यान रखना। इस प्रकार की चर्चाएं गुरुजी किसके अंदर करते हैं, हम
भूगोल के अंदर करते हैं। दूसरी बात आती है, भूगोल को अंग्रेजी में तो ज्योग्राफी कहते हैं, ये पता ही होगा आपको। दूसरी बात करते हैं भूगोल कितने प्रकार की होती है। तो बात आती है भूगोल के प्रकार के ऊपर। हाँ गुरुजी, आपने अभी बताया ना भूगोल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जैसे आपको मैंने बताया कि भारत की भूगोल, मैंने बताया विश्व की भूगोल, मैंने बताया राजस्थान की भूगोल। क्या ये भूगोल के प्रकार है? हाँ गुरुजी, बिल्कुल यही है। नहीं, ये भूगोल के प्रकार नहीं है। ये तो हम क्या करते हैं, भूगोल का भारत के स्तर पर या फिर विश्व के स्तर पर या फिर कह सकते हैं राजस्थान के स्तर पर इनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, न कि ये भूगोल के प्रकार है। तो सर भूगोल के प्रकार कौन से हैं? भूगोल मुख्यतः 2 प्रकार की है। भूगोल मुख्यतः कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? पहली जिसे हम कहते हैं भौतिक भूगोल। कौन सी? भौतिक भूगोल। दूसरी जिसे हम कहते हैं मानव भूगोल। ये कौन से प्रकार हो गए? हाँ, भूगोल मुख्यतः 2 प्रकार की है, एक जिसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं और एक जिसे हम क्या कहते हैं गुरुजी? मानव भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल का अर्थ हो गया कि इसके अंदर हम केवल और केवल किसका अध्ययन करेंगे? प्रकृति का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? प्रकृति का अध्ययन करेंगे कि प्रकृति के ऊपर जैसे आप वायुमंडल की चर्चा हो, चाहे सौरमंडल की चर्चा हो, चाहे आप जलमंडल की चर्चा हो, इन सब का अध्ययन करेंगे किसके अंदर गुरुजी? भौतिक भूगोल के अंदर। और इन्हीं के साथ मानव क्या करता है? अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए कई प्रकार के क्रियाकलाप करता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि प्रकृति ने एक नदी का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? नदी का। नदी का निर्माण हुआ किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। सिंपल सी बात है। और इस नदी के अंदर सीधी सी बात है क्या पाया जाता है? वो जल पाया जाता है। इस जल का उपयोग लेंगे मानव, और जल का उपयोग लेने के लिए मानव को क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई कार्य तो करना पड़ेगा। तो जल का उपयोग लेने के लिए मानव ने क्या बनाया? एक नदी के ऊपर किसका निर्माण कर दिया? बांध का निर्माण कर दिया। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, इस बांध का निर्माण किसने किया? मानव ने। किसने किया? मानव ने। नदी का निर्माण किसने किया? प्रकृति ने। किसने किया? प्रकृति ने। नदी की चर्चा हम किस में पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल में। बांध कहने का सिंचाई परियोजनाएं हैं सिंपल, उनकी चर्चा हम किसके अंदर करेंगे? मानव भूगोल के अंदर। या फिर कह सकते हैं बांध के द्वारा हमने किसका निर्माण किया? नहरों का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? नहरों का निर्माण किया। तो नहरें भी ध्यान रखना हम किसके अंदर पढ़ेंगे? मानव भूगोल के अंदर। तो भूगोल मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं भौतिक भूगोल जिसके अंदर प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, दूसरी है मानव भूगोल जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो समझ आ गई होगी आपको कि भूगोल कितने प्रकार की होती है? भूगोल 2 प्रकार की होती है। इसके अंदर प्रकृति का अध्ययन और इसके अंदर किसका अध्ययन हो गया? मानव के कार्यों का। सिंपल, ये हो गए मानव भूगोल के 2 प्रकार। अब बात आती है भूगोल के अंदर हम भौतिक भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हम पढ़ेंगे किसकी चर्चा करेंगे? भौतिक भूगोल की। किसकी चर्चा करेंगे? भौतिक भूगोल की। देखो चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और एक सुनो थोड़ी सी मेरी बात कि आप जब क्लास लेने शुरू होते हो तो ध्यान रखना उस समय आपके पास एक पेंसिल मतलब कहने का पेन और एक कॉपी नोटबुक आपके पास होनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस क्लास के साथ साथ नोट्स नहीं बनाओगे तब तक ध्यान रखना आपको ये क्लासें हैं वो दोबारा बार बार देखनी पड़ेगी। तो एक बार देखने के बाद में क्या होता है, आपके नोट्स तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में केवल और केवल आपको रिवाइज करने की आवश्यकता होती है। तो देखो आगे बात करते हैं, हम भौतिक भूगोल की शुरुआत करते हैं। बात कर रहे हैं भौतिक भूगोल, कहने का अर्थ गुरुजी फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। ये
इसकी शुरुआत कर रहे हैं। भौतिक भूगोल के अंदर अगर हम चर्चा करते हैं तो किस किस का अध्ययन करेंगे, ध्यान रखना। तो भौतिक भूगोल के अंदर कहना करते गुरु जी हम ब्रह्मांड की चर्चा करेंगे। अच्छा, ब्रह्मांड के बाद में हम चर्चा किसकी करेंगे? ब्रह्मांड के बाद में कंटिन्यू चर्चा करेंगे गुरु जी किसकी? सौर मंडल की। किसकी चर्चा करेंगे? सौर मंडल। सौर मंडल के बाद में हम चर्चा करेंगे किसकी? हम सौर मंडल के बाद में चर्चा करेंगे स्थल मंडल की। किसकी चर्चा करेंगे? स्थल मंडल की। हाँ, स्थल मंडल के अंदर ध्यान रखना हम किसके आधार पर, हम विश्व के स्तर पे भी चर्चा करेंगे, हम इसकी भारत के स्तर पे भी चर्चा करेंगे, हम इसकी किसके स्तर पर, राजस्थान के स्तर पे इसकी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। किसकी? स्थल मंडल की। उसके बाद में बात आती है कुछ 4 नंबर पे, तो ध्यान रखना हम चर्चा करेंगे गुरु जी जल मंडल की। जल मंडल के बाद में ध्यान रखना चर्चा होगी वो किसकी होगी? वायु मंडल की। ये रहेगा भौतिक भूगोल के अंदर किसके? इन टॉपिकों पर चर्चा रहेगी। रीट कांस्टेबल और पटवारी ग्राम सेवक के विद्यार्थी ज्यादातर इस पे फोकस रखें, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर ये टॉपिक रीट के लिए तो स्पेशल क्या, स्थल मंडल, सौर मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ब्रह्मांड, इनसे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछली बार भी पूछे गए और अब की बार भी पूछे जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन ध्यान रखना, आप रट के जाओगे तो इनको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकोगे। ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसके अंदर आप रटने वाली प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी है उसको समझना पड़ता है। हाँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्मों के अंदर मैंने भी देखा है कि ज्योग्राफी रट लो, ज्योग्राफी रटी नहीं जाएगी। किसी भी सूरत के अंदर आप ये सोच रहे हो कि रट लें, ज्योग्राफी रटने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। केवल और केवल इसके अंदर ध्यान रखना, आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं रट लूँ तो रटने वाली प्रवृत्ति को आप छोड़ न दो। देखो, तो आज हम सबसे पहले शुरुआत किसकी करते हैं? ब्रह्मांड की शुरू करते हैं। लेकिन ब्रह्मांड से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं? सौरमंडल से पूछे जाते हैं। लेकिन सौरमंडल तक पहुंचने के लिए हमें किसकी चर्चा करनी पड़ेगी? ब्रह्मांड की थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। तो देखो, बात आती है ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मांड, थोड़ा सा एक अलग का कलर का मार्कर लेता हूं। ब्रह्मांड, और एक बात बता दूं आपको कि अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है तो इसके अंदर ध्यान रखना, आपको किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई परिकल्पना के आधार पर ही आप इसका अध्ययन कर सकते हो, न कि आप सीधा गुरुजी की जैसे कि भौतिक भूगोल है उसकी चर्चा कर लोगे। नहीं, कि भौतिक भूगोल जैसे कि मान लो मैं उदाहरण दूं कि सर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में न तो हम उस समय थे, न हमें कोई ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कोई ऐसा साक्ष्य मिला जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गुरुजी ग्रहों का निर्माण ऐसे हुआ या फिर उपग्रहों का निर्माण ऐसे हुआ, तारों का निर्माण ऐसे हुआ। ऐसा हमारे पास कोई साक्ष्य तो है नहीं। तो इस साक्ष्य की जरूरत के माध्यम से हमें क्या करना पड़ेगा? किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई कोई परिकल्पना कह सकते हो, थ्योरी कह सकते हो, सिद्धांत कह सकते हो, उनके आधार पर ध्यान रखना हम किसकी चर्चा करेंगे? भौतिक भूगोल के समस्त टॉपिकों की चर्चा करेंगे। तो अपने बात आती है ब्रह्मांड के ऊपर, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किस प्रकार से हुई, इस प्रकार की चर्चा के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कुछ सिद्धांतों की बातें। तो ध्यान रखना, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में दिए गए प्रमुख सिद्धांत। तो सबसे पहले एक विद्वान आए थे, विद्वान का नाम था हरमन बांडी। विद्वान का नाम क्या था? हरमन बांडी। इनका साथ देने के लिए एक दूसरे विद्वान भी थे जिसका नाम था थॉमस, नीचे लिख देता हूं, थॉमस गोल्डन। ये दो थे।
इन दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत का नाम दिया क्या? सिद्धांत का नाम दिया साम्यावस्था सिद्धांत। सिद्धांत का नाम क्या दिया? साम्यावस्था। सिद्धांत का अर्थ होता है कि मान लो इन्होंने एक पुस्तक लिखी इसके ऊपर, या फिर इन्होंने ऐसा बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे होगी, या फिर इन्होंने एक थ्योरी दी, मतलब सिद्धांत का अर्थ होगा सीधी सी बात, इन्होंने एक परिकल्पना दी, एक पुस्तक लिखी थी इसके ऊपर। तो सिद्धांत का नाम क्या दिया? साम्यावस्था सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे? हरमन बांडी और थॉमस गॉल्डन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जैसे जैसे समय बीतता गया उसके आधार पर क्या है, छोटे छोटे पिंडों का क्या होता गया, समय के अनुसार निर्माण होता गया। लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या न करने के कारण यह सिद्धांत अमान्य घोषित हो गया। उसके बाद में दूसरे विद्वान आए थे, विद्वान का नाम था डॉक्टर एलन, डॉक्टर एलन संडेजा। डॉक्टर एलन संडेजा, इन्होंने भी ध्यान रखना एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत का नाम है क्या? सिद्धांत का नाम है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत। इन्होंने भी अपने सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या न करने के कारण यह भी सिद्धांत क्या हो गया था? अमान्य करार दे दिया गया। इसके बाद में फिर एक सिद्धांत आया, एक विद्वान थे, विद्वान का नाम था जॉर्ज लेमेत्रे, बेल्जियम के थे। इन्होंने 1894 से 96 के मध्य, कब? जॉर्ज लेमेत्रे जो बेल्जियम के विद्वान थे, इन्होंने 1894 से 96 के मध्य एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत का नाम था महाविस्फोट सिद्धांत। सिद्धांत का नाम क्या दिया? महाविस्फोट सिद्धांत। लेकिन जब इन्होंने सिद्धांत दिया था तब इन्होंने अपने सिद्धांत पर भी ध्यान रखना, विशेष कोई व्याख्या नहीं कर पाए, जिस वजह से एक बार तो इसको नकार दिया गया था। लेकिन उसके पश्चात सन 1967 में, कब? सन 1967 के अंदर, 1967 के अंदर 1967 के अंदर इन्होंने क्या किया? एक विद्वान थे, विद्वान का नाम है रॉबर्ट वेगनर। विद्वान का नाम क्या है? रॉबर्ट वेगनर। इन्होंने क्या किया? 1967 के अंदर इस महाविस्फोट सिद्धांत की क्या की? महाविस्फोट सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करते हुए महाविस्फोट सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करते हुए इस सिद्धांत का नाम बदलकर बिग बैंग सिद्धांत कर दिया था। क्या कर दिया कि सन 1967 के अंदर एक विद्वान है, विद्वान का नाम क्या था? रॉबर्ट वेगनर। रॉबर्ट वेगनर ने ध्यान रखना इस सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करते हुए इस सिद्धांत का नाम क्या कर दिया? बिग बैंग सिद्धांत। और
इस वजह से ध्यान रखना, अब जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो संपूर्ण चर्चा है वो सारी हम किसके आधार पर करेंगे? रॉबर्ट वेगनर के द्वारा दिए गए सिद्धांत बिग बैंग के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार? बिग बैंग के अनुसार हम करेंगे। तो चर्चा करते हैं, आगे की ओर शुरू करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका, जब तक और समझ आ गया दोबारा और थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूंगा, ले लो एक बार। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हरमन बांडी और थॉमस गोल्डन दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या दिया? साम्यावस्था सिद्धांत। उसके बाद में दूसरे विद्वान आए जिन्होंने नाम क्या था? डॉक्टर एलन संडेजा। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत का नाम क्या दिया? दोलन सिद्धांत। इसके पश्चात तीसरे विद्वान आए जिनका नाम क्या था? जॉर्ज लेमेत्रे। इन्होंने 1894 और 96 के मध्य क्या है सिद्धांत दिया अपना, जिसका नाम क्या था? महाविस्फोट सिद्धांत। इन्होंने जब सिद्धांत दिया था उस समय ध्यान रखना, इन्होंने क्या है इस सिद्धांत पर कोई विशेष चर्चा इन्होंने, या फिर कहते हैं कि इन्होंने विस्तृत व्याख्या न करने की वजह से यह सिद्धांत एक बार तो नकार दिया गया था। लेकिन उसके बाद में एक दूसरे विद्वान आए 1967 के अंदर, नाम था विद्वान का रॉबर्ट वेगनर। इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करते हुए दोबारा इसका नाम भी बदल दिया और इस पर क्या है संपूर्ण चर्चा की गई। इस वजह से आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो चर्चा करेंगे या तो महाविस्फोट सिद्धांत, लेकिन महाविस्फोट सिद्धांत की चर्चा न पढ़कर किताबों में पढ़ाया कर नाम क्या मिलता है सर? बिग बैंग सिद्धांत, क्योंकि इसकी विस्तृत व्याख्या करने वाले व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट वेगनर। तो इसी के अनुसार ध्यान रखना, हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा आप नोटबुक पास रखा करो और नोटबुक के साथ साथ क्या चर्चा चलेगी। हाँ, एक आपको विशेष बात बता दूं कि जो रीट के बच्चे, ये बच्चे थोड़ा सा इस पर टॉपिक पे ध्यान दे, बाकी छोटे लेवल के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ से क्या है हमें ज्योग्राफी समझने में काफी क्या है सरलता मिलेगी, या फिर कह सकते हैं एक रास्ता मिलेगा। देखो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसके अनुसार? व्यक्ति थे, व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट वेगनर। वेगनर ने जो सिद्धांत दिया था, सिद्धांत का नाम क्या था? सिद्धांत का नाम था बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत कब दिया गया था? तो ध्यान रखना, यह दिया गया था सन 1967, मतलब विस्तृत इसकी क्या की गई थी? व्याख्या की गई थी। तो इसी पे आगे चलते हैं। और क्या कहता है कि रॉबर्ट वेगनर कहता है कि मेरे अनुसार आज से कितने? आज से 13.8 करोड़ वर्ष। वेगनर क्या कहता है कि मेरे अनुसार आज से 13.8 करोड़ वर्ष पूर्व। वेगनर कह रहा है कि आज से 13.8 करोड़ वर्ष पूर्व इस न तो इस अंतरिक्ष के अंदर कोई ग्रह था, न कोई उपग्रह था, न कोई तारे थे, कुछ नहीं था, केवल और केवल एक था। क्या गुरुजी? गोला। और वो गोला किसका था? एक गोला था। ये गोला किसका था? ये गोला था प्रकाश का। किसका था? प्रकाश का। प्रकाश के साथ साथ इसके अंदर और क्या क्या थी? इसके अंदर थी गुरुजी गैसें, गैसों का मिश्रण था। गैसों के मिश्रण के बाद में बात करें तो इसके अंदर एक ताकत कहते हैं ऊर्जा थी, और वो ऊर्जा कौन सी थी? गुरुत्वाकर्षण की। गुरुत्वाकर्षण कह दो, या फिर दूसरी बातों में बात करें तो चुंबकत्व बल कह दो। चुंबकत्व बल ये क्या थी? इसके पास दूसरे अन्य ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक ताकत थी, जिसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण, या फिर हम क्या कहते हैं इसे? चुंबकत्व बल। और ये था किसका? प्रकाश का। और क्या थी इसके अंदर? गैसें। तो रॉबर्ट वेगनर कहता है कि मेरे अनुसार जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जिससे क्या हुई? इस गैसों में क्या होती गई? वृद्धि।
गैसों के अंदर वृद्धि हुई तो गैसों इतनी मात्रा में अत्यधिक बढ़ गई जिस वजह से क्या इस गोले के अंदर समा नहीं सकी, और न समाने के कारण ये गोला क्या कर गया, विस्फोट हो गया। क्या हो गया, इस गोले का विस्फोट हो गया। देखो इसका हो गया विस्फोट। विस्फोट इतना विशाल था कि न तो आज तक कभी हुआ है और न शायद तक आने वाले भविष्य के अंदर भी ऐसा विस्फोट होगा। इस वजह से इस विस्फोट का नाम क्या दे दिया, इस विस्फोट का नाम दे दिया महाविस्फोट। इसी वजह से ध्यान रखना किसने, कि जॉर्ज लेमेत्रे ने इस सिद्धांत का नाम भी क्या दिया था, महाविस्फोट दिया था। तो कौन, ये रॉबर्ट वेगनर कहते हैं कि जिस दिन ये विस्फोट हुआ उस दिन क्या है कि इस गोले के अलग अलग भागों में क्या टुकड़े बिखर गए थे, इस प्रकार से छोटे छोटे अनिश्चित आकार के क्या है टुकड़े, छोटे बड़े इस प्रकार से क्या है टुकड़े बिखर गए, किसके, इस प्रकाशीय गोले के। अब जिस टुकड़े का आकार क्या है, बड़ा है, जिस टुकड़े का आकार बड़ा है वो टुकड़ा क्या है, जल्दी से बुझ नहीं सका। कहने का अर्थ वो वर्तमान में किसका रह गया, प्रकाश का। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि जैसे दीपावली के अंदर क्या होता है, पर्व के अंदर हम क्या पटाखे वगैरह छोड़ते हैं, और उन पटाखों को जब फोड़ते हैं तो ध्यान रखना उसकी चिनखारियां, कुछ चिनखारियां ऐसी है जो नीचे से लेकर ऊपर तक जाती है, और जाने के बावजूद भी क्या है वापिस जब नीचे तक आती है तब तक वो क्या है बुझती नहीं है। कहने का तो मतलब प्रकाश के अंदर ही वो उसी स्थिति में रहती है। क्यों, क्योंकि उस चिनकारी का सिंपल सी बात है आकार क्या है, बड़ा है, और बड़ा होने की वजह से क्या है वो जो चिनकारी है वो प्रकाश की रहते हुए क्या आ जाती, नीचे आ जाती है। लेकिन कुछ चिनकारियां ऐसी होती छोटी होती है जो क्या जैसे पटाखे से निकलने के तुरंत पश्चात क्या है मतलब लगभग 2-3 सेकंडों के अंदर क्या कर जाती है, बुझ जाती है। तो वही सेम की सेम प्रक्रिया इस प्रकार से कहने का इस महाविस्फोट के अंदर हुआ कि जो टुकड़ा बड़े आकार में क्या है इससे अलग होकर बिखरा, वो टुकड़ा उसका आकार बड़ा होने के कारण वो गुरुजी किस अवस्था में रह गया, वो रह गया प्रकाशीय अवस्था में। किस अवस्था में रह गया, प्रकाशीय अवस्था में। लेकिन जिस टुकड़े का आकार क्या है, छोटा है, वो टुकड़ा क्या है थोड़े समय के बाद में क्या कर गया, मंद हो गया, और मंद होने के बाद में उस टुकड़े का निर्माण किससे हो गया, उस टुकड़े का निर्माण हो गया चट्टानों से। किससे हो गया, चट्टानों से। सिंपल सी बात है, जब प्रकाश ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद में किसका निर्माण हुआ, चट्टान का, और जो प्रकाश के अंदर रह गया वो पिंड किसका बन गया, प्रकाश का। इसलिए इसे प्रकाशीय पिंड कह दिया, उसको क्या कह दिया, चट्टानी पिंड। प्लस इसके बाद में इस गोले के अंदर दूसरे जो थे वो थी क्या गुरुजी, गैस। क्या थी, गैस। तो कुछ ऐसे पिंड जिन पिंडों के अंदर प्रकाश और चट्टानें कम मात्रा में होने के बाद उनके पास थी वो सर्वाधिक थी गैसें, और वो पिंड किसके बन गए, गैसों के बन गए। तो कहने का अर्थ जिस दिन ये पिंड क्या है विस्फोट हुआ उस दिन ध्यान रखना 3 प्रकार के क्या है छोटे छोटे पिंडों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। एक प्रकाशीय पिंड का, दूसरा चट्टानी पिंड का, और तीसरा गुरुजी कौन से पिंड का, गैसों के पिंड का। इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ, अंतरिक्ष का निर्माण हुआ। इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, उपग्रहों का निर्माण हुआ, उल्का पिंडों का निर्माण हुआ, निहारिकाओं का निर्माण हुआ, सप्तऋषियों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से क्या है पूरे इस ब्रह्मांड, इस अंतरिक्ष का क्या हो गया, निर्माण हो गया। समझ आ गई पूरी बात। ये बात किसने बताई, ये बात हमें रॉबर्ट वेगनर ने अपने द्वारा दिए गए सिद्धांत बिग बैंग के अंदर बताई। ये कब बताई थी, ये बताई थी 1967 में। इन्होंने कहा कि आज से 13.8 करोड़ वर्ष पहले कुछ नहीं था, केवल और केवल एक क्या था, गोला था। अब ये बातें ध्यान रखना काल्पनिक होती है। अब 13.8 करोड़ वर्ष पहले, क्योंकि इन कुछ जो पृथ्वी वगैरह ये पिंड है, इन पिंडों की क्या संरचना की, इस पिंडों का अध्ययन किया गया, तब पता किया उसकी आयु के आधार पर कि इतने वर्ष पहले क्या सूर्य का निर्माण हुआ है, इतने वर्ष पहले क्या पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इसका मतलब इससे पहले पृथ्वी वगैरह कुछ नहीं थे। तो उस आधार पर क्या है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का निर्माण बताया। लेकिन अभी तक गुरुजी आपने ब्रह्मांड की परिभाषा पे कोई चर्चा नहीं की कि ब्रह्मांड कहते कि, तो बात करते हैं इसके बाद में आगे की कि सर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की चर्चा होगी लेकिन ब्रह्मांड कहते किसे हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो देखो थोड़ा सा आगे, तो ये बात आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और साथ साथ नोटबुक है ही आपके पास, पेंसिल भी आपके पास है, उसको क्या करते रहो आप अपने नोट्स बनाते रहो। एक बात ध्यान रखना, नोट्स हमेशा खुद के पढ़ा करो। दूसरों के नोट्स पढ़ोगे तो ध्यान रखना उसके अंदर आपको कुछ समस्या आएगी। नोट्स खुद बनाया करो। बनाए हुए नोट्सों को जब आप क्या करो रिवाइज करते हो तो हकीकत में आपको किसी दूसरी बुक से या फिर दूसरे किसी अध्यापक की आवश्यकता ही नहीं रहती। देखो
देखो बात आती है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं। इस ब्रह्मांड की परिभाषा तक ले जाने के लिए मैं थोड़ी सी कुछ बातें बताऊंगा। क्या कि अभी मैंने बताया कि ऐसा कोई पिंड जो आकार में बड़ा था और वो पिंड किसका रह गया, सीधी सी बात है, वो गुरुजी किसका रह गया, प्रकाश का रह गया। प्रकाश का रहने के कारण इसे प्रकाशीय पिंड कहते हैं। कुछ ऐसे छोटे पिंड जिन पिंडों का निर्माण गुरुजी किससे हुआ, जिन पिंडों का निर्माण हुआ चट्टानों से, इसलिए वो चट्टानीय पिंड कहलाए। कुछ ऐसे पिंड जिन पिंडों का निर्माण किससे हुआ, गैसों से हुआ, इसका मतलब वो कौन से पिंड कहलाए, गैसीय पिंड कहलाए। तो अब क्या है, जिस पिंड का आकार बड़ा है तो सिंपल सी बात है उस पिंड के अंदर जो एक मैंने बताया ऊर्जा ताकत थी अपने आप के तरफ खींचने की, उस ताकत को हमने क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण या फिर दूसरा नाम मैंने क्या बताया, चुंबकत्व है। ये ताकत जिस पिंड के आकार बड़ा है उसके पास ये ताकत क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है कि ये पिंड क्या करेगा, जो अन्य छोटे छोटे पिंड है इन पिंडों को क्या करेगा, अपनी इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। लेकिन जिन पिंडों का आकार छोटा है प्लस जो पिंड क्या है इस प्रकाश से पिंड के क्या है, नजदीक है, नजदीक है, तो उन पिंडों को सिंपल सी बात है कि ये क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा और खींच के इनका अपना क्या करता जाएगा, आकार बढ़ाता जाएगा। इस प्रकार से ये क्या करता जाएगा, अपना आकार बढ़ाता जाएगा, क्योंकि ये पिंड छोटे छोटे आकर इसके साथ मिलते जाएंगे और गर्मी अधिक है इसके पास क्योंकि प्रकाश का है, तो वो पिघल के ये खुद का क्या करता जाएगा, निर्माण आकार क्या करता जाएगा और बढ़ाता जाएगा। अब कुछ ऐसे पिंड जो आकार में तो चलो मान लो छोटे हैं लेकिन दूरी क्या है, अधिक, दूरी क्या है, अधिक। जैसे मान लो ये पिंड हो गया, यहां पर ये पिंड हो गया, यहां पर कोई और पिंड हो गया, ऐसे इस प्रकार से कोई और पिंड इधर भी हो गया, अनेकों पिंड हो गए, ठीक है, जिसकी दूरी क्या है, अधिक है। दूरी अधिक होने की वजह से ये अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से इन पिंडों को अपनी ओर नहीं खींच सकता। हाँ कोशिश करता है लेकिन कुछ इनका आकार बड़ा है, दूसरी बात आकार के साथ साथ दूरी भी क्या है, अधिक है। और दूरी अधिक होने के कारण ये क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, लेकिन ये इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से पास नहीं आ सकते, नहीं पास आ सकते। तो ध्यान रखना, ये क्या करता है, इसको खींचने की कोशिश करता है, तो ये गोलाकार है, इस वजह से इसके पास तो नहीं आता लेकिन अपने अक्ष पर क्या करता है, ये चक्कर लगा रहा है। इधर ये भी क्या कर रहा है, इस सूर्य वाली या फिर कह सकते हैं इस प्रकाश से पिंड की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से ये भी क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इधर ये भी क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इधर ये भी क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये सारे मिलकर इसको भी क्या लगवा रहे, चक्कर लगा रहे। इसका मतलब जो भी पिंड है वो सारे स्थिर नहीं है, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अपने स्थान पर खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। किस वजह से, गुरुत्वाकर्षण या फिर किस वजह से, चुंबकत्व की वजह से। तो इसके बाद में अब क्या है, ये इन सभी पिंडों को क्या दे रहा है, जो चट्टानी और गैसीय पिंड है इन सभी पिंडों को ये क्या दे रहा है, प्रकाश, क्योंकि खुद प्रकाश ही है इसलिए इन सभी पिंडों को क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। और प्रकाश देने के कारण सिंपल सी बात है कि यहां पर पूरे सभी पिंड है, उन पिंडों को प्रकाश के साथ साथ गुरुजी फोकट में क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। क्या मिल रही है, ऊर्जा। अब इस प्रकाशीय पिंड का ऐसा मान लो ऊर्जा दे रहा है, तो सिंपल सी बात है इस प्रकाशीय पिंड का एक ये पूरा क्या बन गया गुरुजी, एक परिवार सा बन गया। क्या बन गया, परिवार बन गया। क्या बन गया, परिवार। और क्योंकि बात ऊर्जा की, तो ऊर्जा के बाद में मैंने बताया कि इसे क्या कहोगे, परिवार। क्योंकि परिवार के अंदर जो ऊर्जा देने वाला जो सबसे बड़ा एक महान व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, पिता। क्योंकि परिवार के अंदर ऊर्जा कौन देता है, पिता देता है। और पिता ऊर्जा क्यों देता है, क्योंकि उसने इस परिवार का क्या किया है, निर्माण किया है, उस परिवार का क्या किया है, जन्म किया है। इसलिए उस पिता को उस परिवार का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। तो कहने का अर्थ ये जो प्रकाशीय पिंड है, ये प्रकाशीय पिंड इन सभी पिंडों का क्या हो गया, पिता। क्यों, क्योंकि
इन सभी पिंडों को क्या दे रहा है, ये ऊर्जा दे रहा है। इस वजह से ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी इन पिंडों के लिए कौन सा बन गया, ये प्रकाशीय पिंड बन गया। और दूसरी बात क्या हो गया, ये इनका क्या कहलाएगा, जनक कहलाएगा। इस प्रकार से यहां पर एक प्रकाशीय पिंड हो गया और उसके अलावा कोई एक और, मान लो यहां पर कोई प्रकाशीय पिंड है और ये सेम की सेम प्रक्रिया क्या है, इस प्रकाशीय पिंड की यहां पर है, इधर ये भी क्या हो गया, इस एक छोटे से परिवार का क्या बन गया, जनक बन गया। इस प्रकार से यहां पर क्या, मान लो ये प्रकाशीय पिंड एक की बजाय दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, चारों पांचों प्रकाशीय पिंड मिलकर कोई छोटे मोटे क्या है, इस प्रकार से परिवार का निर्माण कर लिया। अब ये जो प्रकाशीय पिंड है, इस प्रकाशीय पिंडों के द्वारा जो प्रकाश का एक क्या होता है, पूरे प्रकाश के माध्यम से पूरे परिवार का निर्माण होता है। इस वजह से इस प्रकाश का निर्माण हो कहां रहा है, इस प्रकाश से परिवार का निर्माण हो कहां रहा है, आकाश में। कहां हो रहा है, आकाश में। इस वजह से यहां पर अगर हम खड़े होकर देखेंगे तो हमें क्या है, इस प्रकाश की आकाश के अंदर ऐसा लगेगा कि एक सफेद पट्टी, कहने का तो क्या बह रही है, एक सफेद कलर की, सफेद कलर की प्रकाश की क्या बह रही है, गंगा बह रही है। क्या बह रही है, गंगा बह रही है। सिंपल सी बात है, इन प्रकाशीय पिंडों के समूह के द्वारा क्या गुरुजी, आकाश के अंदर एक सफेद कलर की क्या बहती है, क्या लग रहा है ऐसा कि गंगा बह रही है, ऐसा आपको क्या है, लग रहा है। इस वजह से ये सारे के सारे जो परिवार बने वो सारे के सारे गुरुजी क्या कहलाए, आकाश गंगा कहलाए। क्या कहलाए, आकाश गंगा। कहने का अर्थ इससे किसका निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। गुरुजी इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कितनी आकाश गंगाएं, तो ध्यान रखना, अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा अभी तक जो आंकड़े दिए गए वो ये दिए गए कि अभी तक ब्रह्मांड के अंदर केवल और केवल कितनी आकाश गंगाएं हैं, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कहने का अर्थ अभी तक कितनी और मिल सकती है उसका भी कोई पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि 100 अरब आकाश गंगाएं ब्रह्मांड के अंदर जिनका पता लगा लिया गया है। अब इन्हीं आकाश गंगाओं से ध्यान रखना क्या बनेगा कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ये बनेगी इसकी डेफिनेशन। कहने का अर्थ इसकी क्या बनेगी, परिभाषा बनेगी। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, इन आकाश गंगाओं के जाल को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड। आकाश गंगाओं के इस विस्तृत जाल को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहा जाता है। देखो इसकी परिभाषा पे बात करें तो सिंपल सी यही है, क्या है, देखो आकाश गंगाओं के जाल के समूह को क्या ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। आकाश गंगाओं के जाल के समूह को गुरुजी क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो सिंपल सी बात यह आती है कि जहां हमारी पृथ्वी उपस्थित है, जहां गुरुजी पृथ्वी जिस प्रकाशीय पिंड से ऊर्जा लेती है, उस प्रकाशीय पिंड या फिर उस समूह को, उस आकाश गंगा का नाम क्या है। तो यहां पर बात आती है कि पृथ्वी जिस आकाश गंगा में उपस्थित है उसे दुग्ध मेखला आकाश गंगा कहा जाता है। तो हमारी आकाश गंगा कह सकते हो, या फिर गुरुजी जिस आकाश गंगा के अंदर पृथ्वी उपस्थित है उस आकाश गंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला आकाश गंगा। क्या नाम है, दुग्ध मेखला आकाश गंगा। दूसरी बात आती है कि दुग्ध मेखला
आकाश गंगा में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। कौन है? सूर्य। तो यहां से दूसरी बात भी बन जाती है क्या गुरुजी, कि आकाश गंगा किसे कहते हैं। आकाश गंगा किसे कहते हैं, ये बात अब बन सकती है कि आकाश गंगा गुरुजी कि कोई ऐसा प्रकाशीय पिंड जिस प्रकाशीय पिंड के गुरुत्व या फिर चुंबकत्व बल चुंबकत्व समूह में बंधे पिंडों को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। और जिस आकाश गंगा में हमारी दुग्ध मेखला आकाश गंगा का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य। तीसरी बात आती है क्या, जो ये एक प्रकाशीय पिंड था और इस प्रकाशीय पिंड के बाद में ये छोटे छोटे क्या मैंने बताए, अन्य चट्टानी या फिर क्या गुरुजी गैसीय पिंड बताई। अब क्या है, इन पिंडों के मध्य जब दूरी मापते हैं तो ध्यान रखना वहां पर हमें क्या है, किलोमीटर या मील या फिर क्या सेंटीमीटर मीटर इन इकाइयों की आवश्यकता, अगर वहां पर प्रयोग लेंगे तो ध्यान रखना ये वहां पर क्या पड़ जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि वहां की दूरी इतनी ज्यादा है कि उनकी दूरी हम इन इकाइयों के माध्यम से नहीं माप सकते। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि इन पिंडों आकाश गंगाओं में उपस्थित सभी पिंडों के मध्य की अगर दूरी की गणना करनी है तो वहां पर जिस इकाई का काम लेंगे वो इकाई ध्यान रखना मीटर सेंटीमीटर या फिर मील या फिर किलोमीटर नहीं लेंगे। वहां पर जो हम इकाई काम में लेंगे वो इकाई काम आएगी गुरुजी कौन सी? प्रकाश वर्ष। कौन सी इकाई काम आएगी? प्रकाश वर्ष। क्योंकि वो इकाइयाँ छोटी पड़ जाती है, ये आती है गुरुजी कि प्रत्येक सेकंड के अंदर जो सूर्य का प्रकाश जितनी किलोमीटर दूरी तय करता है वो गुरुजी क्या कहलाता है? एक प्रकाश के वर्ष कहलाता है। क्या वर्ष कर जाता है कि सूर्य या फिर किसी प्रकाशीय पिंड का, थोड़ी सी मैं लिख देता हूं आपको समझने आए तो, यहां पर लिखता हूं कि कोई प्रकाशीय पिंड प्रत्येक सेकंड में प्रकाश के द्वारा जितनी दूरी तय करता है उसे क्या? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो क्या गुरुजी इस सृष्टि के अंदर कह सकते हैं या फिर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई यही है क्या? नहीं। अच्छा, इससे बड़ी और है? हाँ, इससे भी बड़ी और है। क्या? देखो कि जब तक हमने क्या किया कि किसी आकाशगंगा के मध्य पिंडों की दूरी जब ज्ञात की तो ध्यान रखना हमने किस इकाई का काम लिया? प्रकाश वर्ष का। लेकिन ध्यान रखना कि यहां पर कोई एक प्रकाशीय पिंड है और वो उस प्रकाशीय पिंड के द्वारा किसी आकाशगंगा का निर्माण हुआ है, तो इन दोनों आकाशगंगाओं के मध्य अगर दूरी मापोगे तो ध्यान रखना वहां पर क्या है कि आपकी प्रकाश वर्ष जो इकाई है ये भी क्या पड़ जाएगी? छोटी पड़ जाएगी। तो यहां पर गुरुजी कौन सा काम लेंगे? तो देखो यहां पर जो हम इकाई काम लेंगे वो आएगी आपकी, देखो कौन सी आएगी? दो आकाश गंगाओं के मध्य दूरी मापने के लिए जिस इकाई का उपयोग लिया जाता है उसे पारसेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
पारसेक कहा जाता है। नोट लगा के अगर बात लिखूं तो ध्यान रखना यहां पर यह भी बात हो सकती है क्या कि नोट लगा के अगर बात लिखूं तो पारसेक दूरी मापने की क्या गुरुजी सबसे बड़ी क्या है इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई नहीं है। पारसेक क्या है गुरुजी? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, जिसका ज्यादातर अध्ययन, ज्यादातर प्रयोग, ज्यादातर उपयोग हम कहां पर लेते हैं? दो आकाश गंगाओं के मध्य लेते हैं। ये गुरुजी कितने किलोमीटर की होती है या फिर कितने प्रकाश वर्ष की होती है? तो ध्यान रखना पारसेक 3.26 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। एक पारसेक 3.26 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर होती है, बराबर होती है। तो एक पारसेक की दूरी गुरुजी कितनी होती है? 3.26 लाख प्रकाश वर्ष होती है। यहां तक कहानी समझ आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ नोट तो कर रहे होंगे आप, ऐसी बात है नहीं कि नोट नहीं कर रहे हो। देखो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लो क्या कि पृथ्वी जिस आकाश गंगा में उपस्थित है उसे हम क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला आकाश गंगा। दुग्ध मेखला आकाश गंगा में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य। यही क्या कहलाएगा? इसका जनक कहलाएगा। यही इसका क्या कहलाएगा? पिता कहलाएगा, क्योंकि ये सबको क्या दे रहा है? ऊर्जा दे रहा है। इसके बाद में बात करें तो कोई प्रकाशीय पिंड प्रत्येक सेकंड में प्रकाश के द्वारा जितनी दूरी तय करता है उस इकाई को हम क्या कहते हैं गुरुजी? उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो कहने का प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? कोई प्रकाशीय फिर कोई ऐसा प्रकाशीय पिंड जो गुरुजी क्या करता है? अपने प्रकाश के माध्यम से एक सेकंड में जितनी दूरी तय करता है वो एक इकाई बन जाती है। और कौन सी बन जाती है? एक प्रकाश वर्ष बन जाती है। तो और इसका ज़्यादातर अध्ययन हम क्या करते हैं? इसका उपयोग ज़्यादातर हम कहाँ लेते हैं? इसका उपयोग लेते हैं ज़्यादातर हम आकाशगंगा या फिर कह सकते हैं अपने सौर मंडल के अंदर। दूसरी बात करें तो दो आकाश गंगाओं के मध्य दूरी मापने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पारसेक। दो आकाश गंगाओं के मध्य दूरी मापने के लिए हम जिस इकाई का उपयोग लेते हैं उस इकाई को हम क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं, न कि उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये पारसेक है, ये ध्यान रखना, दूरी मापने की गुरुजी क्या है? सबसे बड़ी इकाई है, जिसकी अगर इकाई में बात की जाए तो 3.26 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर क्या होता है? एक पारसेक होता है। तो नेक्स्ट देखो